कार्टून एपिसोड जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है अपने फ्यूचर प्रिडिक्शंस को लेकर। बस मेरा आप लोग से यही सवाल है कि ये हकीकत में कोई फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है कि बस ये हमें टोपी पहनाता है अपने स्मार्टनेस से। क्योंकि इसके एक एक प्रिडिक्शन को अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो हमें कुछ फैक्ट्स ऐसे मिलते हैं जिससे हकीकत में यही लगता है कि बस ये हमें टोपी ही पहना रहा है। वैसे इस एपिसोड का नाम द सिम्पसन्स है, आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे। और एक अमेरिका एनिमेटेड सिटकॉम है, इसे मेट ग्रोएनिंग ने बनाया है। और इसमें जो पात्र बनाए गए हैं उसमें मेट ग्रोएनिंग के ही परिवार के सदस्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे मार्ज, बार्ट, लिसा, मैगी और होमर। और इसमें जो बार्ट नाम दिया गया है वो खुद मेट ही है। ये एपिसोड जो मेरे को पूरा का पूरा कार्टून लगता है, इसे बनाने की शुरुआत 17 दिसंबर 1989 से की गई थी और अभी तक इसके 762 एपिसोड बनकर रेडी हो चुके हैं। ये 20वीं सदी का अमेरिका का सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो था। अब द सिम्पसन्स द्वारा किए गए कुछ प्रेडिक्शन पर से पर्दा उठाने से पहले मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव और आप सभी का अल्फा स्क्रीन पर स्वागत है। अब हम सभी एक गलती जरूर करते हैं कि द सिम्पसन्स कोई भी एपिसोड बनाता है और 4 से 5 साल बाद जाकर अगर वो सच हो जाते हैं तो हम उसे भविष्यवाणी कहने लगते हैं, बिना इस बात की जांच के कि ये बात सच आखिर हुआ कैसे। इसके फैक्ट्स और नॉलेज को जाने बगैर अब मैं उसी फैक्ट्स और नॉलेज को आपके सामने रखता हूँ। धीरे धीरे एक करके पर्दा उठाना चालू करते हैं। बस आप सभी साल पर ध्यान देना कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी घटना घट रही थी। 3, 2, 1। सबसे पहला सन 2000 में एक एपिसोड आता है जिसमें प्रेडिक्ट किया जाता है द सिम्पसन कार्टून के जरिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। ये एपिसोड आया था सन 2000 में और ये बात साबित हुआ सन 2016 में। ये सीजन 11 का 17वां एपिसोड था। सभी इस बात से शॉक हो चुके थे कि कैसे जो 2016 में राष्ट्रपति बन रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनका प्रेडिक्शन एक क्लियर इमेज के साथ द सिम्पसन कार्टून के जरिए 2000 में किया जा चुका है। एक्चुअल में सभी ये सोचने लगे थे कि जो सिम्पसन कार्टून के राइटर्स हैं वो कहीं फ्यूचर से तो नहीं आए। ऐसा नहीं था, वो फ्यूचर से नहीं आए थे, बस उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। क्योंकि जो बात हम लोग नहीं जानते वो है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना राष्ट्रपति बनने के लिए सन 1980 के दशक में से ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके थे। और खासकर ट्रंप भले ही राष्ट्रपति बनने से पहले ग्लोबली प्रसिद्ध नहीं थे, पर वो अपने अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे क्योंकि वो एक टीवी रियलिटी शो के स्टार और पहले से एक अभिनेता रह चुके थे। इसलिए जनता उनको बहुत चाहती थी और इसलिए उनका इमेज राष्ट्रपति के तौर पर दिखाना इस एपिसोड में कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ट्रंप अमेरिका के 10th मोस्ट एडमायर मैन थे, इसलिए उनके पास पॉपुलैरिटी की कोई कमी नहीं थी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेडिक्ट कर पाना किसी कार्टून के जरिए कि ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ये एक स्मार्टनेस था। कुछ इस तरीके से कि अगर मैं कहूँ इस इलेक्शन के बाद भी जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। चलो अब आप लोग मात्र इस एक फैक्ट से ये बात यकीन नहीं करो कि द सिम्पसन फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं करता, बस वो डेटा का अच्छे से एनालिसिस करता है और देखता है कि ये घटना फ्यूचर में घट सकता है या नहीं घट सकता। और जो घटना फ्यूचर में घटने वाले होते हैं बस उन्हीं को ये हमारे सामने ला के रखता है। ये कैसे, अभी बात मैं आपको साबित करूंगा एप्पल विजन प्रो से। अब एक चौंका देने वाली बात, सन 2016 में द सिम्पसन एक एपिसोड बनाता है जिसमें वो एक गैजेट दिखाता है एप्पल विजन प्रो के जैसा। एक कपल उसे पहनकर मस्त लेटे हुए मजा मारते हुए दिखाई देती है और अलग अलग इसके सीन्स दिखाए जाते हैं। और एक बात सच साबित हो जाता है सन 2024 में जब एप्पल लॉन्च करता है अपना एप्पल विजन प्रो। अब जैसे एप्पल विजन प्रो मार्केट में लॉन्च होता है द सिम्पसन प्रेमी ये बात याद करने लगते हैं कि ऐसे एक गैजेट को द सिम्पसन ने सन 2016 में अपने एपिसोड में दिखाया था। और सभी इस बात से शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2016 की बात 2024 या फिर आगे कैसे सच साबित हो सकती है। पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द सिम्पसन ने ये एपिसोड को सन 2016 में बनाया था, पर एप्पल ने विजन प्रो के ऊपर काम करना चालू सन 2015 में ही कर दिया था, मतलब कि एपिसोड बनने के 1 साल पहले। और द सिम्पसन रहा दिमाग वाला, इसने बस डेटा उठाया और दिमाग का बत्ती जलाया कि विजन प्रो किस टाइप का दिखाई देगा। सीधी सी बात है, विजन प्रो कुछ इसी टाइप का दिखाई देगा और एक एपिसोड बना और हम तक पहुंचा दिया। पर ये बात कभी बताया नहीं कि ये प्रेडिक्शन सच कब साबित होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, चाहे 2024 हो या 2026 हो, जब भी लॉन्च करेगा इसका ये प्रेडिक्शन सच साबित हो जाएगा। और अब मेरे को ही नहीं लगता कि ये कोई प्रेडिक्शन था, इसने बस स्मार्टली डेटा का यूज किया और हमें टोपी पहना दिया, जिसे हम कहते हैं भविष्यवाणी। अब द सिम्पसन का एक और एपिसोड आता है सन 1952 में जिसमें वो डॉन मिटिंगली के ऊपर प्रेडिक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। डॉन मिटिंगली अमेरिका के एक प्रसिद्ध बेसबॉल प्लेयर रह चुके हैं। इस एपिसोड के जरिए प्रेडिक्शन किया जाता है कि उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है और उन्हें गेम से बाहर कर दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने फेस का बाल नहीं कटवाया है।
I thought I told you to trim those sideburns. Go home. You're off the team for good. Fine. Still like him better than Steinbrenner. ऐसे बेसबॉल प्लेयर लोग का एक नियम होता है कि उन्हें फेस का बाल कटवा के रखना पड़ता है। ये द सिम्पसन कार्टून के सीजन 3 का 16वां एपिसोड था और इस एपिसोड का नाम होमर एट द बैट था और इस एपिसोड में जितने भी दृश्य दिखाए गए थे वो सारे सही थे। पर उन दिनों मैटेंगली के साथ खेलने वाले खिलाड़ी स्टम्प मैरिल को इंटरव्यू में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर उस दिन मैच में क्या हुआ था और वो भी यही बात बताते हैं कि मैटेंगली ने अपने सर का बाल कटाकर नहीं आए थे, दाढ़ी कटाकर नहीं आए थे, जिसके कारण सारे खिलाड़ियों को मैच में बैठाया गया था। पर जानने वाली बात है कि ये इंटरव्यू हुआ था सन 1991 में और ये एपिसोड बना था सन 1992 में। मतलब आप समझ रहे हैं, 1 साल का गैप और वो भी इंटरव्यू में पहले ये बात बताया जा चुका है। अब ये बात आप ही बताइए, जिस घटना के बारे में 1991 में पहले बताया जा चुका है उस पर एपिसोड सन 1952 में बनाना कोई प्रेडिक्शन हुआ या फिर इसे टोपी पहनाना कहेंगे। और हाँ, फेस का बाल न कटाने के कारण मैटेंगली को मात्र उस गेम से बाहर निकाला गया था। फिर मैटेंगली ने संन्यास अपना गेम से तब लिया जब उनके पेट में लगे चोट के कारण वो खेलने के लिए कैपेबल नहीं रह गए थे, एक्चुअल में वो कमजोर हो चुके थे। अब हम चलते हैं द सिम्पसन के नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर। ये एपिसोड आया था सन 2005 में। इसका नाम था मिडनाइट RX। इस एपिसोड को देखने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। इसमें होमर को अपने बच्चे के लिए एक दवाई की जरूरत थी, बस दिक्कत ये था ये दवाई बनता था अफीम मतलब कि गांजे से, और गांजा अमेरिका में उस समय लीगल नहीं था। पर इस एपिसोड में दिखाया गया कि कनाडा में गांजा पीना इतना ज्यादा लीगल था कि लोग वहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी समय गांजा फूंक लिया करते थे, कोई मनाही नहीं था वहाँ। इसे देख होमर चौंक जाता है और कनाडा में एक लॉ भी काम करता था रेफरीनो नाम का, जिसके अंदर गांजा पीना लीगल था। ये एपिसोड आया था सन 2005 में, जब रियल में कनाडा के अंदर ऐसा कोई भी रेफरीनो नाम का कानून नहीं था जिसमें गांजा पीना लीगल हो। पर ये कॉन्सेप्ट सच होता है। सन 2018 में जब कनाडा में एक लॉ आता है इंटरटेनमेंट मैरिजुआना, जिसमें गांजा पीना लीगल हो जाता है। मतलब कि द सिम्पसन फिर से अपने एक और प्रेडिक्शन में कामयाब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसने दिखाया था कि कनाडा में गांजा पीना लीगल है और कुछ सालों बाद ये लीगल हो भी जाता है। पर क्या ये हकीकत में कोई प्रेडिक्शन था? अब हम इसे जानने से पहले जानते कि कनाडा का इतिहास क्या था। कनाडा में जब से गांजा इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो गया था और वहाँ जब लगातार गांजे में बैन के ऊपर बैन लगे जा रहे थे तब एक सर्वे हुआ था जिससे पता चला कि वहाँ हर 10 में से 7 व्यक्ति चाहते कि गांजा लीगल हो। अब सन 2018 में इसके लीगल होने से पहले कनाडा में इस पर लगातार प्रतिबंध लगना शुरू हो चुका था। पहला प्रतिबंध सन 1908 में लगा था। इसका उपयोग खरीद बिक्री आयात निर्यात केवल औषधि के लिए ही किया जा सकता था। जब लगातार इस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे तब 1911 में एक ड्रग अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत कोकीन और गांजे के रखने और बिक्री करने को गैर कानूनी कहा गया और गांजा पीना एक अलग अपराध के अंदर जोड़ दिया गया और जो भी इस अपराध को करेगा उसे $50 का जुर्माना और 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद इस अधिनियम में सन 1920, 1921, 1922 को और अधिक संशोधन किए गए, पर सन 1930, 1940, 1962, 1968, 1972 में अफीम के ऊपर अपराध भी और अधिक बढ़ने लगे थे, जिसको रोक लगाने का प्रयास भी बढ़ा दिया गया था। सन 1980 में गांजे के उपयोग में स्थिरता देखी गई, पर 1990 में फिर से बेकाबू हो गया। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कनाडा का हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, गांजे का उपयोग करता था, चाहे वो महीने में एक बार ही क्यों इसको न पिए, पर वो पीता जरूर था। जब कनाडा का 90% पॉपुलेशन गांजे को इस हद तक पसंद करता था तब वहाँ की सरकार द्वारा इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा पाना इतना आसान नहीं था। फिर भी वहाँ की सरकार ने इसके ऊपर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, पर जब 1997 में इसके ऊपर एक जनमत सर्वेक्षण रखा गया तब पता चला कि वहाँ के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि मारिजुआना को कानूनी लागू कर दिया जाए। अगर आपने मेरे इन बताए हुए सालों पर अच्छे से ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि 1997 में ही कनाडा के लोग चाहते थे कि मारिजुआना को कानूनी रूप से लागू कर दिया जाए। पर ये जो एपिसोड बना था जिसमें बताया गया था कि गांजा पीना लीगल है, ये बना था सन 2005 में और इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया था रेफरीनो, जो एक एपिसोड का था, और एक रियल लाइफ में इसी की जगह एक वर्ड यूज किया गया मैरिजुआना। इसलिए बात मैं अभी भी कह सकता हूँ कि द सिम्पसन्स के राइटर बहुत ही शार्प माइंड के थे, जिन्हें डेटा एनालिसिस करना बहुत ही बखूबी आता था। उन्हें ये बात पता था कि कनाडा को कभी ना कभी गांजा को लीगल करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। मैं ये बात फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये एपिसोड बना था सन 2005 में और कनाडा में इंटरटेनमेंट मैरिजुआना लॉ पास हुआ था सन 2018 में, पर यहाँ के लोग पहले से ही 1997 से चाहते थे कि ये लॉ पास हो जाए। अब हम आते हैं द सिम्पसन्स के 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन की ओर, जिसमें वो पेंडेमिक डिसीज को प्रेडिक्ट करते हैं कि वर्ल्ड में पेंडेमिक डिसीज आ चुका है। ये एपिसोड आया था सन 1993 में। ये सीजन 4 का 21वां एपिसोड था। इसका नाम था मार्च इन चेन्स।
इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मार्श को जेल की सजा सुनाई जाती है किसी दुकान में चोरी करने के कारण। इसके साथ साथ इस एपिसोड में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाए जाते हैं जिसे किसी दूसरे स्थान से स्प्रिंगफील्ड में लाया जाता है, और इन्हीं प्रोडक्ट के साथ आता है एक ओसाका फ्लू। ओसाका फ्लू एक टाइप का कोविड टाइप का बीमारी होता है जो किसी भी इंसान को हो सकता है, और यही इस एपिसोड का प्रिडिक्शन होता है। पर मेरा आप लोग से फिर से एक वही सवाल, क्या इसे कोई प्रिडिक्शन कहा जा सकता है? क्योंकि लोगों ने इसे प्रिडिक्शन केवल इसलिए माना क्योंकि जब 2019 में कोविड-19 आए थे तब कुछ कंडीशंस ऐसे बने थे जो पहले से ही इस एपिसोड में दिखाए जा चुके थे, और इसे ओसाका फ्लू के साथ ऐड कर दिया गया कि यही कोविड-19 है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मेरे को एक रिपोर्ट मिला जापान का, जिसमें जापान के ओसाका सिटी में 1989 से 1993 के बीच एक बीमारी को कैप्चर किया गया जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। और अगर आप इन सालों पर ध्यान दे रहे हो तो मैंने कहा 1993 में इस बीमारी को कैप्चर किया गया था, और यही वो समय था, यही वो साल था 1993 जब इस एपिसोड को बनाया गया था। और यहाँ तक कि इस एपिसोड में जिस बीमारी को दिखाया गया था उसका नाम भी रखा गया था इस एपिसोड में ओसाका फ्लू। तो अब आप समझ। और एक खास बात, इन्फ्लुएंजा जो कि एक रियल में बीमारी है जिसे एपिसोड में ओसाका फ्लू के नाम से दिखाया गया था, इसके सिम्टम्स और कोविड-19 के सिम्टम्स दोनों सिमिलर हैं, और इसलिए बिना किसी एनालिसिस के इन दोनों को सेम कहा जा सकता है, पर ये दोनों अलग अलग है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये कोई प्रिडिक्शन नहीं था। तो अब सभी प्राप्त जानकारी को समझने के बाद ये बात समझ में आता है कि ये एपिसोड कोविड महामारी की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, बल्कि जापान के ओसाका सिटी में मिले इन्फ्लुएंजा जिसे कि ओसाका फ्लू के नाम से इस एपिसोड में दिखाया गया की पुष्टि कर रहा था। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दूं तो इस वायरस का H1N1 वर्जन सबसे पहले अमेरिका के सोल्जर्स में 1918 में देखा गया था, और ये जब वायरस अपने टीक पर था तब ये दुनिया भर के 500 मिलियन लोगों को संक्रमित कर चुका था। अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहूँ तो ये एपिसोड पहले से घट चुके घटना को ही अपने एपिसोड के जरिए बता रहा था। बस एक अच्छा कोइंसिडेंस तब होता है जब 2019 में कोविड-19 आता है और लोग इसे फिर से एक प्रिडिक्शन मानने लगते हैं बिना किसी एनालिसिस के। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले अगर आपने भी द सिम्पसन के इस टोपी पहनाने वाले कला को जान लिया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दो। द सिम्पसन कार्टून का सीजन 2 एपिसोड नंबर 15 आया था 1991 में। इस एपिसोड में एक अजीब से कार को दिखाया गया था जिसका फ्यूचर में साइबर ट्रक के साथ कंपैरिजन किया गया था। लो भाई कुछ भी, वाह भाई वाह। अब इसे द सिम्पसन का एक प्रेडिक्शन केवल इसलिए माना गया क्योंकि इस एपिसोड में जो कार दिखाया गया था वो हैवी फीचर से लैस था और उसका लुक अगली था और साथ साथ वो एरोगेंट दिखाई दे रहा था, सेम साइबर ट्रक के जैसा। इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर दिया गया और इसे कहा गया भविष्यवाणी। अगर आप में से कोई मेरे इस बात को ना माने कि कोई प्रेडिक्शन नहीं था तो बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सबसे पहले हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप देश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऐसा एपिसोड में दिखाया गया था एक क्लियर इमेज के साथ। जब इस एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप के क्लियर इमेज दिखाया जा सकता है तो इसी एपिसोड में वो कार जो साइबर ट्रक बताया जा रहा है, जिसे साइबर ट्रक बताया जा रहा है, इन दोनों के डिजाइन में इतना डिफरेंस क्यों है? इस कार का डिजाइन भी इस साइबर ट्रक के जैसा ही होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? फिर बाकी तो आप सभी होशियार ही हैं। कुछ वीडियो क्रिएटर्स इस टाइप के होते हैं जो चीज़ों को इस टाइप से लाके जोड़ देते हैं कि वो एकदम सच लगने लगता है, और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो और लोग इसे प्रिडिक्शन मानने लगे। अभी इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है द सिम्पसन का एक एपिसोड जो 2019 में आया था। इस एपिसोड में 3 मेन पॉलिटिशियंस दिखाए जाते हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइजोस और एक है कमला हैरिस। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सा गाना गा रहे हैं और कमला हैरिस, जो बाइडेन दोनों एक साथ मिलकर कोई डांस कर रहे हैं, और इस डांस में कुछ सेकंड के लिए ट्रंप भी शामिल होते हैं। अब इस वीडियो को आप खुद ही देख लीजिए। So many problems, tariffs. I need a distraction. They shouldn't be in America. No one but me in America. No taxes for me in America. This is my natural haircut. We're more American than your wife. She's not a big presence in my life. Your love life makes us heave. You two will never see Tel Aviv. You're gracing your palm with emoluments. It's okay with God, says Mike Pence. Your Boris Johnson without the class. Can't wait to see you behind prison glass. Your nose is right up Putin's ass. We say it's time to impeach you fast. Oh no, it's the Democratic candidates. Can't be the first one to lose my breath. Can't be the first one to fall. Who's an old man now?
अब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, देश के 3 बड़े पॉलिटिशियंस कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन कहीं ना कहीं एक इवेंट में तो दिखाई देते ही, जहां डांस हो रहा होता है, कोई गाना चल रहा होता। अब इसे कोई प्रिडिक्शन थोड़ी ना कहा जा सकता है, इसलिए द सिम्पसन कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, वो बस डेटा का अच्छे से एनालिसिस करता है और प्रेजेंट में हो रही घटनाओं को बताता है और इसी के ऊपर एक वीडियो बना देता है। पर क्या इसे कोई प्रिडिक्शन कहना चाहिए? चलो अब एक भविष्यवाणी मैं भी करता हूँ। राहुल गांधी अपना व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनकर आगे भी भाजपा सरकार के ऊपर कमेंटबाजी करते हुए दिखाई देंगे। एक और बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक इवेंट में एक साथ दिखाई देंगे, जहां पे मोदी जी अपना व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा और ब्लैक कलर का कोटी पहने रहेंगे और वही मुर्मू जी एक ग्रे कलर की साड़ी पहनी होंगी। क्या इसमें कोई अब प्रिडिक्शन वाली बात हुई? ऐसा तो हो ही सकता है, ये आगे चलकर कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे जरूर और राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। द सिम्पसन्स वर्तमान में चल रही घटनाओं को समझकर अपने स्मार्टनेस से ये सोचता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसी के ऊपर ये वीडियो बना देता है। एक्चुअल में एक एस्टिमेशन वैल्यू लगाता है कि लगभग क्या हो सकता है और एक वीडियो बना देता है जिससे हम समझने लगते हैं भविष्यवाणी। हकीकत में बस डेटा का अच्छे से यूज है।